हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। फाइनली आज जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हो गया है। अ, जिन भी लोगों ने ये पेपर किया है, पेपर जो है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर है। तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी इस पेपर की, होपफुली उनका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। सारे टीचर्स जो हैं अपनी अपनी सेक्शन डिस्कस करेंगे इसमें। जो जीके वाली सेक्शन है, मुझे लगता है कि वो इजी टू मॉडरेट सेक्शन है, उसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो मुझे नहीं दिखे हैं। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जीके वाली सेक्शन का, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ते हो आप। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, इंडिया भाई कब रिपब्लिक कहलाया? इंडिया कब कहलाया रिपब्लिक? 26 जनवरी 1950, बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमने जो है रिपब्लिक डे मनाया। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को इसलिए मनाया हमने क्योंकि ये जो पुरानी डेट थी, हिस्टोरिकल डेट थी 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे पहले ही मना चुके थे। तो इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए हमने 26 जनवरी को दिन चुना जब हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट है वो 26 जनवरी 1950 में किया गया। ठीक है, अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 में किया गया, इनैक्ट इसको 26 जनवरी 1950 में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन, इसको हम गिनेंगे। इट इज एन इजी वन। विच कंट्री वन फर्स्ट वर्ल्ड कप? फुटबॉल में जो वर्ल्ड कप हुआ है सबसे पहले किसने जीता है? ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड में आपने ये चीज पढ़ी होगी। यूरुग्वे जो कंट्री है साउथ अमेरिका में, इसने, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसने पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हु वॉज द फर्स्ट हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था? इंडिया का पहला होम मिनिस्टर आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उन्होंने इंडिया की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है और इन्हीं को इंडिया का पहला होम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन टू बीट कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल वाइजेड्री। कौन सा इंडियन ऐसा था जो कंप्यूटर्स को हरा देता था मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में? ठीक है, रिसेंटली इनके ऊपर एक मूवी आई थी। कौन है ये? शकुंतला देवी। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? ह्यूमन कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस ये सेकंड्स में ऐसे कर लेती थी। ठीक है, माइंड में ही कर लेती थी, तो ह्यूमन कंप्यूटर इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वो कौन सा था? क्या वो हिंदू था, अमृता बाजार पत्रिका, एबीपी, बंगाल गैजेट, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो बंगाल गैजेट जो है जेम्स अगस्टस हिकी का, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है। ठीक है, इंग्लिश भाषा में जो सबसे पहले इंडिया में आया था। ठीक है, आई गेस 1780s में। ठीक है, आंसर इसका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्ब्यूलेंस इन कश्मीर? माई फ्रोजन टर्ब्यूलेंस इन कश्मीर, ये जो किताब है, यहाँ के एक फॉर्मर गवर्नर थे जिनका नाम था जगमोहन। ठीक है, जो 90s में लोग पले बड़े होंगे उन्होंने इनके बारे में काफी सुना होगा, जगमोहन जी के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे ये, और इनको बाद में जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था। तो जगमोहन इसका सही आंसर है। माई फ्रोजन, इनका जो टाइम पीरियड है कश्मीर में वो काफी टर्बुलेंस से भरा था। उस टाइम पे 90s में कश्मीर में काफी टेररिज्म था, जिसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बड़े एग्रेसिव स्टेप्स भी उठाए थे, इसीलिए काफी फेमस है। ठीक है, जगमोहन इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हो? मुंबई को कहते हो, हैदराबाद को, दिल्ली को, या बैंगलोर को? इसका आंसर है डी, बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं क्योंकि आईटी हब है बैंगलोर आपका। ठीक है ना, तो आईटी सेक्टर में
काफ़ी अच्छा बेंगलोर कर रहा है, काफ़ी स्टार्टअप्स वहाँ से निकल के आते हैं, इसीलिए बेंगलोर को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंडिया की कहते हैं। उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर एक क्वेश्चन है, बोडो लैंग्वेज। बोडो लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, स्टेट आपसे पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा है अच्छे से तो इसका आंसर कर सकते हो। बोडो लैंग्वेज जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोली जाती है, खास करके असम में, ठीक है। तो अगर ऐसे भी आपको थोड़ा सा आइडिया है लैंग्वेजेस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में तो ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक ही बचती है यहाँ पे, असम। तो असम में ही बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेज है और 22nd शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में भी है, जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें एक 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें बोडो भी है, ठीक है। जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2004 में ऐड की गई थी डोगरी के साथ। डोगरी को भी जब ऐड किया था जब बोडो को ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आइलैंड जब डिस्कस किए थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरती, ठीक है। कहाँ पे भाई ये आइलैंड्स, अरेबियन सी में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, ये अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स। यूएन में जो लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है बॉडी, उसका क्या नाम है। लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हॉग में, ठीक है। हमने यूएन बॉडीज में ये डिस्कस किया था। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं यार, मुझे अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं है जिसमें आप फंस सकते हो। एक जगमोहन जी वाला, अगर वो आपको नहीं आता है तो चलो वो हो सकता है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस सिंपल ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क की इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। भूटान सार्क का पार्ट है, नेपाल भी है, मालदीव्स भी है, तो म्यांमार सार्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बाकी सारी कंट्रीज सार्क का पार्ट है, ठीक है। सार्क, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, काठमांडू में, हमने डिस्कस किया था ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। ये थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे तो आपने विटामिन पढ़े होते हैं, बट इतना कोई नहीं याद रखता कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में टोटल विटामिन कितने हैं, ठीक है। तो अगर जिसको आता होगा तो अच्छा है। इसमें 8 विटामिन टोटल होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स में अलग अलग विटामिन है, जैसे विटामिन B1 है, B3 है, B5 है, B7 है, ठीक है, B9, बी ऐसे करके। तो ये टोटल 8 विटामिन जो हैं बी कम्प्लेक्स में टोटल आते हैं, ठीक है। B12 भी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये कौन है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिला है बट ये इंडियन नहीं है। सीवी रमन, सीवी रमन को बाद में मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजनी नायडू। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट इंडियन है जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, लिटरेचर में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज ऑफन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा का फादर किसको बोला जाता है, सत्यजीत रे को। अगर आपको फिल्म्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको सत्यजीत रे के बारे में पता होगा, ठीक है। बंगाल से ही आते हैं, फिल्म मेकर हैं इंडिया के, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने बनाई हैं पुराने टाइम पे, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप जानते हो, हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन थे, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको क्या, उसका क्या टाइटल है, गोल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा, पीछे एक और क्वेश्चन रह गया क्या। एक और क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है भाई, पेट्रोलॉजी रॉक्स की स्टडी को बोला जाता है, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी
बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें आपको ये आज़ादी दी गई है कि आप इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हो? कौन सा आर्टिकल है? ये सब आज़ादियां आपको आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज डी आपको ये राइट देता है कि आप इंडिया में किसी भी टेरिटरी में घूम सकते हो। बट ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी नॉर्थ ईस्टर्न, जहाँ जहाँ पे भी ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे आप ऐसे आराम से नहीं घूम सकते, वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बट बाकी सब एरियाज में आप फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, पहली इंडियन गवर्नर कौन थी भाई फ्री इंडिया की? जो वुमेन थी कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी की फर्स्ट वुमेन गवर्नर और फ्री इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी ये बनी थी। तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट इज जनता? JUNTA। अगर आप न्यूज़पेपर को थोड़ा फॉलो करते हो तो अभी कुछ साल पहले म्यांमार में एक मिलिट्री कूप हुई थी, जहां पे उनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो जब भी ऐसी कहीं मिलिट्री जो मिलिट्री ग्रुप होता है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेता है, उसको हम जनता बोलते हैं। JUNTA, ये वो वाली जनता नहीं है, ये मिलिट्री जनता इसको बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिप मोची माउंटेन्स लाइज बिटवीन चाइना भूटान एंड इंडियन स्टेट ऑफ। देखो, अगर आपने इस माउंटेन का नाम पहले कभी नहीं सुना है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो बोल रहे हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं गिप मोची, ये इंडियन किसी एक इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान के साथ और चाइना के साथ। तो अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा मैप अगर आपको थोड़ा सा आता है तो आप ये देख पाओगे कि चाइना भूटान और इंडिया के साथ जो स्टेट, इंडिया की कौन सी स्टेट जो चाइना और भूटान के साथ लगती है, वो एक ही स्टेट है, सिक्किम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर सिक्किम होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ तो भूटान जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगर आपको नहीं भी पता इन माउंटेन्स के बारे में तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बड़ा इजीली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में ही डालूंगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। भाई, जो बड़ी उपजाऊ लैंड होती है दो रिवर्स के बीच में, हम पढ़ चुके हैं ये, उस लैंड को क्या बोला जाता है? दो रिवर्स के बीच की उपजाऊ लैंड को दोआब बोला जाता है। दो आब, आब का मतलब होता है रिवर, और दो रिवर्स के बीच की जगह को दोआब बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, वो बहुत सारे दोआब्स बनाती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। विच टेरिटरी हैज बैंड पॉपुलर एप्स? कौन सी भाई गवर्नमेंट है जिसने व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव ये सब को बैन किया है? रिसेंटली हांगकांग की सरकार ने ये सब चीजों को बैन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ है इंडिया में? सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर में है, इंफाल में। ठीक है, 2020 में कौन सी स्टेट ने आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च किया? आशीर्वाद स्कीम बेसिकली लड़कियों के लिए ये स्कीम है कि जो भी गरीब घरों से लड़कियां आती हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए स्कीम लाई गई थी, और ये स्कीम पंजाब की सरकार ने लाई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या वो फिजिकल पॉलिसी है, क्या वो फाइनेंस पॉलिसी है? ये कमर्शियल पॉलिसी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई बनाती है। ठीक है, जहां पे कितना देश में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, पैसे को जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति है, जिसमें हम अपना फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट जो लोन्स लेती है उनको कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, कमर्शियल पॉलिसी। ठीक है, तो जीके के आई गेस इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद जे एंड के स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे जे एंड के वाले फैकल्टी अब आगे वाले क्वेश्चन आ जाइए।
अभी जो नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारी जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज है। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज से हम बात करें तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, पूछा गया था कि विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इंडस वाटर जो ट्रीटी थी हमारी अ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो साइन हुई थी, तो इंडिया को इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 20% जो पानी था एलोकेट था किसको, हमारे इंडिया को, जिसमें से 80% जो पानी था वो किसको था, पाकिस्तान को था। अगर हम इसकी बात करें कि हमारे इंडिया के पास कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो वो रावी, सतलुज और ब्यास थी। यहाँ पे आपने देखा कि जो चेनाब, इंदज, झीलम थी, यह कहाँ पे थी, ये पाकिस्तान की तरफ थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे हम कि रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज के बीच में ये दो था, एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी। ठीक है, इन दोनों के बीच में था। जैसे कि आपको पता है कि एब्रीवेशन पे भी आपको बोला गया था कि क्वेश्चंस ये टॉपिक जो आपने कवर करना है, तो देख सकते हो उसमें से ही कह सकते हो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही बोला कि श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडिया सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी विद द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC द्वारा। बिल्कुल सही है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरी बात करेंगे कि जयपुर, मलप्पुरम और हैदराबाद आर दी इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज WCC। तो ये बात यहाँ पे गलत है। जयपुर जो थी ये तो बिल्कुल थी यहाँ पे। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो मलमपुर भी थी, पर ये हैदराबाद नहीं थी। हैदराबाद की जगह पे कौन था, यहाँ पे मैसूर था। ठीक है, मैसूर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, दूसरी गलत है। उसके बाद आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो 2019 में होता है। सदर रियासत की कंसेप्ट की बात करें तो 1965 में लाया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अडॉप्टेशन की बात करें तो 1956 में ही होता है। 56 में कंप्लीट इम्प्लीमेंट तो 57 में किया गया। 370 की बात करें स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को कब दिया गया, तो ये अगर बात करें तो 1949 की बात है। ठीक है, तो 1949 में हो, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 2019 में ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आया है कि श्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल कम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया। बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पे बोली गई है कि जो रघुनाथ टेम्पल है हमारे जम्मू कश्मीर पे, जम्मू में, तो ये एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेम्पल है। मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है ये चीज़ के बारे में। तो टेम्पल वाज बिल्ड बाय 1857 बाय महाराजा हरि सिंह। तो ये बात बिल्कुल गलत है, महाराजा हरि सिंह उस टाइम रूलिंग में नहीं थे। बट इसकी अगर हम बात करें तो ये बनाया किसके द्वारा गया था, महाराजा हरि सिंह द्वारा, महाराजा हरि सिंह द्वारा। ठीक है, और ये 1853 के पीरियड की बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पे इसका वन ही करेक्ट होगा, बाकी सेकंड इसका बिल्कुल गलत है। इन विच मंथ इन द जीडी मेला सेलिब्रेट ईच ईयर। जीडी मेला अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपको करवाया था कि अभी रिसेंटली ये हो चल भी रहा था, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरन कैश क्रॉप। कश्मीरी में अगर मैंने बात करूँ तो सैफरन के देखो बहुत सारे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे मैं अपने बाहुकम के बारे में पढ़ा, जैफरन पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। तो लोकल कश्मीरी टर्म में इसको बोला जाता है कौंग कौंग। कौंग कौंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नो, क्वेश्चन नंबर 33, हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के उसके बाद जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बने थे वो कौन बने थे, GM सादिक जी बने थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बनिहाल क्वाजीकुंड टनल एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है कि ये जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है इसको हम नाशी टनल के नाम से जानते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट रेलवे टनल मेजर अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर
ये बिल्कुल सही है, तो इसका सिर्फ ओनली सेकंड इज द करेक्ट। और ये आपको पता है बनिहाल से काजीगंज तक ये टनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके आई थिंक 10 क्वेश्चन ही थे आपके जम्मू कश्मीर के जेके के, फिर उसके बाद मैथ है, उसके बाद रीजनिंग। तो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर एशिया की बात करें तो इसका मतलब फर्स्ट भी कोई होगी, तो लेक बेकल के नाम से आपने सुना होगा, बेकल जो कि रशिया में है, ठीक है। तो सेकंड कौन सी आ जाती है हमारी, बुल्ला लेक। कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की बताओ या फिर जम्मू कश्मीर की बताओ, तो उसका आंसर भी क्या होगा, बुल्ला लेक होगा। और आगे की जो मैथ की सीरीज है वो अमित सर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया आप लोगों का, ठीक है। जितने भी लोगों का एग्ज़ाम हुआ है तो उन सब के जो रिव्यू देखने को मिले हैं, कुछ के बहुत अच्छे मिले हैं मैथ्स को लेके, या मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं, और कुछ की बात करूं तो बहुत बुरे भी मिले हैं कि एग्ज़ाम जो था या क्वेश्चन जो थे मैथ्स के, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं थे। कुछ क्वेश्चन जो थे, जो सिलेबस में थे, सारे टॉपिक जो दिए गए थे, लेकिन सिलेबस में जो टॉपिक थे उनमें से क्वेश्चन ही नहीं थे। दो तीन टॉपिक पे ही ज़्यादा फोकस करके जो है क्वेश्चन बना लिए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू किया गया है 36 से, कि पहला क्वेश्चन है HCF LCM का। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21। If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger of the two number is, कि बड़ा वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो हालांकि ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये क्लास में अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लासेस ली होंगी जहाँ पे पहली, तो वहाँ पे मैंने बहुत बार करवाया हुआ था। और आखिर के दिनों में, अगर आप याद होगा तो आखिर के दिनों में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF और बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही था, ठीक है। तो एलसीएम दिया गया है आपको 84 और एचसीएफ है 21, या एचसीएफ 84 है और एलसीएम है 21। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेशो दी गई है 1:4, और जो भी नंबर आपको रेशो में दिए गए होंगे उनके साथ आप जब आप रेशो वाला साइन हटा दोगे, या तो कोई वेरिएबल लगा दो, यानी हमने क्या मान लिया 1x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4x आ जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा 4x, ठीक है। 4 से काट लो यहाँ से, ये चला जाएगा 21 में, और यहाँ पे बन जाएगा 21 का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा x का स्क्वायर। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 21। जब x की वैल्यू 21 आपके पास है, तो आपसे पूछा गया है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो कौन सा है। तो मल्टीप्लाई कर लो, बड़ा वाला नंबर है 4x, तो 4x की वैल्यू यानी कि 4 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा 84। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सभी सही किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने सबने सही किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने बहुत बार टेस्ट में डाला भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device makes a beep after 62 seconds. They beep together at 10 a.m. The next time when they would beep together at the earliest is, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को, ठीक है। और जेकेएसएस में पिछली बार भी किसी शायद जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, एलसीएम लेना है आप लोगों को। एलसीएम ऑफ किसका 60 सेकेंड्स एंड 62 सेकेंड्स। तो दोनों का जब आप एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे शॉर्टकट है, दो कॉमन निकाल लो, दोनों के पास आ गए 60, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 31। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 930 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1860। तो 1860 को, अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है मिनट्स, यानी कि कितने टाइम के बाद जो है नेक्स्ट बीप बजेगी। तो 1860 को डिवाइड कर लो मिनट्स में 60 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 31। यानी कि 10 बजे अगर पहली वाली बजी होगी तो अगली बारी कितनी आ जाएगी 10:31 पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी कुछ था नहीं, ये बहुत बार हमने टेस्ट में भी किया हुआ है, क्लासरूम में भी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन ए सोशल वर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। If the number of participating students is 300 out of which 100 are boys, what is the total number of students in the class, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे क्लास में वो कितने होंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है कि 1/3 boys plus half of girls participated in the स्कूल प्रोजेक्ट, सॉरी कॉलेज प्रोजेक्ट, ठीक है। और टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 300 है, ठीक है, यही दिया गया है आपको, ठीक है। और उनमें से 300 में से जो 100 है वो कौन से हैं, सिर्फ बॉयज हैं, यानी कि 1/3 बॉयज क्या हो जाएंगे, कितने हैं, 100 हैं। तो बॉयज की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, यानी कि बॉयज की जो वैल्यू हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो बॉयज की वैल्यू जब 300 है तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब 1/3 यानी कि 1/3 का मतलब हो गया कितना, 100, और 100 प्लस 1/2 अपॉन गर्ल्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 300। तो यहां से सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 200 प्लस गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी कितना हो जाए 600, यहाँ पे माफ करना। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 में से 200 जाएंगे, 400 आ जाएंगे। गर्ल्स की वैल्यू 400 है, बॉयज़ की वैल्यू 300 है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 700, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 700 होगा। ये भी बहुत ज़्यादा कोई टॉप सवाल था नहीं, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक ज़्यादा चल गया, यही था, यहाँ से, ठीक है। A stairway 10 feet high is such that each step accounts for half a foot for upward and 1 foot forward. What distance will an ant travel if it starts from ground level to reach the top of the stair? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन है किस तरह से बनेगा। अब आपसे कहा गया है कि कोई स्टेयर है, ठीक है, कोई सीढ़ी है, मान लो इस तरह से, ठीक है, ये मैंने बना दी, और ये 10 फीट हाई है, और इसकी जो इसकी हाइट है वो है 10 फीट, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि कोई आंट जो है वो यहाँ से चलना शुरू करती है, और जब वो यहाँ से चलना शुरू करती है तो इसकी जो डायमेंशन दी गई है वो भी आपसे दी गई है कि हाफ ऑफ द फुट अपवर्ड, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ पर इसकी एक स्टेयर की वो है हाफ, यानी कि 1/2 है, ठीक है। और 1 फुट फॉरवर्ड, 1 फुट फॉरवर्ड का मतलब हो गया 1, यानी कि जो ये है फॉरवर्ड का मतलब हो गया 1 फीट, ठीक है, 1 फुट हो गया। अब आपसे कहा गया है कि बताओ कितना जो है डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी ये पूरा 10 फीट हाई जो है स्टेयर्स को कवर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल जो स्टेयर्स हैं वो हैं कितनी। तो टोटल स्टेयर्स पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर 10 फीट टोटल है और हाफ इसकी क्या है, एक की डायमेंशन हाफ है, तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी। टोटल स्टेयर्स अगर 20 हैं, अब जब आंट यहाँ से चलना शुरू करेगी तो आपको देखोगे कि उसने कितनी 19 ही कवर करनी होगी, क्योंकि 20th पे क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी पहुंच जाएगी जब, ठीक है, तो यानी कि 19 ही उसको कवर करनी होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना आ जाएगा, यानी कि 20 स्टेयर्स हैं टोटल, और हाफ कितनी है उसकी डायमेंशन, और प्लस कितनी 19, और उसकी फीट कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 10 और 10 प्लस 19 कितना हो जाएगा 29, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होती चीज़ें मैथ में पकड़ हो आपकी, तो क्वेश्चन को बनाने के ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर, बट इफ ईच इज गिवन 11 देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बाय ऑप्शन, ठीक है। बाय ऑप्शन आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले कहा गया कि अगर 10 स्वीट्स सभी को दी जाए, सभी बच्चों को दी जाए, तो 3 स्वीट्स जो है वो रह जाती हैं, 3 स्वीट्स क्या हो जाती हैं, रह जाती हैं। लेकिन अगर 11 स्वीट्स दी जाए तो 4 क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑप्शन उठा के देख लो, अगर आप 37 को देखोगे, यानी कि मान लो 37 3 बचे हैं, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी कि कितनी रह जाएंगी, 7 रह जाएंगी, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद 57 उठा लो,
तो 10 को हमने मान लिया कि 5 बच्चे हैं, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितनी स्वीट्स रह गई 7 स्वीट्स रह गई, ये वाला भी नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने उठा लिया 73, तो 73 यानी कि 10 स्वीट्स अगर सबको दी जा रही हैं और टोटल बच्चे हैं 7, तो कितने आ जाएंगे 70, यानी कि 3 स्वीट्स अभी रह चुकी हैं, जो कि हमें फॉलो कर रहा है कि 3 स्वीट्स रह जाती हैं। उसके बाद अगर 11 स्वीट सबको दी जाए, यानी कि मतलब क्या हो गया कि 11 स्वीट्स दी जाएं इन्हीं 7 बच्चों को, तो कितनी हो जाएगी 77 हमें देनी पड़ेगी, और 4 क्या हो जाएगी हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है दोनों बातें जो है हमें सेटिस्फाई कर रही हैं इस ऑप्शन में, तो यही क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। हालांकि ये बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड ए मदर इज 35 इयर्स, द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 इयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द सन। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं था हालांकि। ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे फादर और मदर, तो 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा 70 सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे 3 लोग और एवरेज है कितनी 27 की, तो 27 का 3 गुना 81, यानी कि जो सन की एज होगी वो कितनी होगी 11 ईयर्स होगी। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, उसके बाद है अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 240 ऑन अदर डेज, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद अ संडे इज। ठीक है, ये हालांकि मैंने क्लास में भी आपको क्लास नोट्स अगर मेरे मिले होंगे तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, और हमने कितनी बार टेस्ट में भी ये करवाया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी जो आपको कहा गया कि कोई मंथ है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, और जो पहला जो दिन है वो है संडे, यानी कि पहली तारीख को संडे हुआ। ठीक है, उसके बाद कितना 8 तारीख को संडे होगा, उसके बाद 15 को संडे होगा, उसके बाद 22 को संडे होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 29 को संडे होगा, यानी कि 5 संडे आए हैं। 5 संडे टोटल उस महीने में आए हैं। ठीक है, और 5 संडे आए हैं, तो संडे वाले दिन जो 500 विजिटर ऑन संडे, ठीक है 510 विजिटर क्या होते हैं संडे को आते हैं, यानी कि इनका जो सम आ जाएगा वो कितने आ जाएगा संडे वाले दिन 510 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 का 0, 5 का गुना 5, 5 का 2 गुना 25। ठीक है, यानी कि संडे वाले दिन इतने हो जाएंगे टोटल उस महीने में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जो रह गए 25 दिन, तो 30 में से अगर 5 दिन संडे हैं तो बाकी जो रह गए उनकी उनकी एवरेज कितनी दी गई है 240, यानी कि जो लेफ्ट है डेज, ठीक है वो कितने हो जाएंगे 25 डेज में कितने हैं 240, तो 240 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 0 आ जाएगा, 25 का 4 गुना 100, 10 हाथ में, 25 का 2 गुना 7 हो कितना हो जाएगा 6000, टोटल कितना हो जाएगा 6000। और दोनों को जब आप प्लस करोगे इन दोनों को, ये आ जाएगा 0 0, उसके बाद आप करना ये आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद फिर से 5 और 6 2 8, और इसको डिवाइड कर दो कितने से टोटल 30 से, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 28 में जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 5, तो 285 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितनी ही बार हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस अगर आपने मेरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि क्लास नोट्स में भी और प्रैक्टिस में भी आपको ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 56, देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है। मान लो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है, 3 नंबर है। कहा गया कि जो पहला वाला है वो दूसरे का डबल है, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा 2 यूनिट होगा, और तीसरा वाला जो है वो उसका हाफ है। माफ करना, तीसरा वाला जो है वो पहला वाला जो है वो तीसरे वाले का हाफ है। हाफ का मतलब क्या होगा वो वाला डबल होगा, यानी कि तीसरा वाला डबल होगा, यानी कि 4 यूनिट होगा। ठीक है, कितना होगा 4 यूनिट होगा, और टोटल जो इनकी एवरेज कही गई है वो है 56, तो एवरेज कही गई यानी कि 4 2 6 और एक 7, तो 7x बराबर हो जाएगा एवरेज, यानी कि सम कितना हो जाएगा 56 इंटू 3 हो जाएगा, 7 8 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24। और आपसे पूछा गया है कि जो डिफरेंस होगा पहले और तीसरे नंबर में वो कितना होगा, तो पहले और तीसरे नंबर में डिफरेंस है कितना 4 और 2, यानी कि 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 से कितना आ जाएगा 48, यानी कि 48 क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 years ago the average age of a family of 4 persons was 18 years. During this period a baby was born. Today if the average age of the family is still 18 years, the age of the
बेबी इज, कि जो बच्चे की जो एज होगी वो कितनी होगी। अब आपसे कहा गया कि 4 साल पहले की बात आपसे कही गई है और एवरेज जो आपको एज पूछी गई है वो बच्चे की प्रेजेंट वाली पूछी गई, ठीक है। तो 4 साल पहले जो एवरेज एज थी उन 4 लोगों की वो कितनी थी, 18, यानी कि 18 सम कितना आ जाएगा, 18 का 4 गुना 72 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थी 4 साल पहले, तो सबको 4 4 साल और प्लस करने पड़ेंगे सबके लिए, तो टोटल 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 टोटल हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, प्रेजेंट जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे कहा गया कि आज के समय में भी जो उनका जो एवरेज है वो कितनी है, 18 ही है, लेकिन 5 लोगों का अगर, तो टोटल सम 5 लोगों का कितना हो जाएगा, 18 का 5 गुना 90 हो जाएगा। और टोटल समय आज के समय में कितना है, 90 है। तो पहले कितना था, 88, तो जो बच्चे की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 साल, 90 माइनस 88 कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे की जो एज होगी, बेबी की एज होगी वो कितनी होगी, 2 ईयर्स होगी, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये वाला भी। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज ₹13,500 एंड हिज फैमिली एक्सपेंडिचर। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। एलिगेशन से मैंने आपको कितनी बार, एलिगेशन कॉन्सेप्ट से कितनी बार हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर सेविंग, बीच में आ जाएगा इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आ जाएगा सेविंग, यही था, ठीक है। यही इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, कहा गया कि एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है 7% से, ठीक है। उसके बाद सेविंग का आपको बताना है कि कितने परसेंट से बढ़ेगी, और इनकम बोली गई है कितने, 14% से जो है इनकम बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ, किसी की इनकम जो है 13,500 है और उसमें से उसने 9,000 खर्च कर लिया उसका, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 9,000 है, तो बचे कितने, जो सेविंग कितनी होगी, 4,500, ठीक है। रेशो ले लो नीचे वालों की, कितने में जाएगा, ये जाएगा 1 में और ये जाएगा 2 में, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 2 गुना 14 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ पे कर लोगे तो 14 का 3 गुना 2 और 1 3 यूनिट है, 2 का कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28, यानी कि 28 क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही छोटा मोटा सवाल था। उसके बाद है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of voters enrolled in that election. ठीक है, ये बढ़िया सवाल था, हालांकि बढ़िया कुछ नहीं था, कहा जाए तो कांस्टेबल के पेपर में आने के लायक नहीं था, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है CGL CHSL में बहुत बड़े बड़े के ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो वहीं से किसी ने किसी पेपर से उठाया होगा। देखो कितना आसान सवाल है, 100x हमने क्या मान लिया, टोटल मान लिया, ठीक है। टोटल है 100x, उसमें से कहा गया कि 75% लोगों ने ही जो है वोट कास्ट किया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि 2% वोटर्स ने वोट ही जो उनका वोट दिया गया था वो यानी कि डिक्लेयर इनवैलिड हो गया था। तो बचे कितने, 98%, यानी कि 98% बच गए हैं अपॉन 100 टोटल में से, ठीक है। और 9261 वोट जो मिले हैं वो मिले हैं किसको, एक कैंडिडेट को मिले हैं जो टोटल वैलिड वोट्स का 75% है, यानी कि ये टोटल वैलिड वोट्स हैं उनका 75% है, और यानी कि कितना है 9261। तो यहाँ पे टोटल वोट्स हैं 100x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकालो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 25 से 3 में जाएगा, 25 से काटा 4 में जाएगा, उसके बाद ये चला जाएगा कितने में, यहां से कर लो, 25 से काटा 3 में गया, 25 से काटा 4 में गया, 3 का 3 गुना 9, और 9 से यहाँ पे काट लो, 9 का 10 गुना 90 आ जाएगा। उसके बाद 26 बच जाएंगे, 9 का 2 गुना 18 और 9 का 9 गुना 81, ये है 1029। और यहाँ पे जब आखिर में यहाँ पे करोगे तो 1029, और 4 का 4 गुना 16, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का 4 यहाँ से काट लो, 2 से काटोगे 2 में जाएगा, 2 से काटोगे 49 में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का 2 गुना 8, यहाँ पे आ जाएगा 49। 7 से काटने के 7 में जाएगा, 7 का 1 गुना 7 आ जाएगा, उसके बाद बजाएंगे 32, 7 का 4 गुना 28, उसके बाद 49, 7 का 7 39, ठीक है। 7 से काटो 21 में जाएगा, 21 का 8 गुना 8 का 1 गुना 8, 8 गुना 16, तो 0 क्या हो जाएगा, 16800 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो क्वेश्चन को जल्दी बना लेगा, बस यही तो बात है।
ठीक है, हालांकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं था ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है। तो कितना आसान सवाल है, कितनी बार कहा गया कि जब सेम परसेंट का गेन होगा और सेम परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा, या कोई सेम परसेंट का इंक्रीज होगा या सेम परसेंट का डिक्रीज होगा, तो उस केस में पहली बात तो ये है कि हमेशा डिक्रीज होगा, लेकिन कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर अपॉन 100, यही कहा गया है। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, डिवाइड करोगे 100 से तो आ जाएगा 25, यानी कि 25 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो गया। और लॉस उन्होंने पहले का दिया रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर earns 20% profit by selling each TV set for rupees 14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new selling price of a set so as to gain 15%? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का, अब देखो ये कॉस्ट प्राइस आपको, सॉरी सेलिंग प्राइस आपको दी गई है और 20% का गेन है, यानी कि ये 120% की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस आप पता कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आ जाएगी, ये जो दिया गया है ये है 120% की वैल्यू, और आपको पता करनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 का 12 गुना 144 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000, क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 15% का गेन कमाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें 15% बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको 15% गेन करने के लिए कितने पे इसको बेचना पड़ेगा, तो 12,000 कॉस्ट प्राइस है, 15% बढ़ा देना है, यानी कि कितना आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा, डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद 15% उसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में भी 15% बढ़ाना पड़ेगा, आपको 15% का गेन कमाना पड़ेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 का 2 गुना 4, और 4 से काटोगे जाएगा 30 में, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, 3 का 9 गुना 27, 7 और 2 हाथ में, 3 का 2 गुना 6 और हो जाएगा 8, और 3 का 5 गुना 15, तो 15870 क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस cost as much as 3 mangoes and 7 oranges, what is the ratio of the cost of 1 mango to the cost of 1 orange? ठीक है, ये तो किसी ने भी छोड़ा नहीं होगा मुझे लगता है। कहा गया 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंजेस, ठीक है, कितनी, 3 मैंगो प्लस 7 ऑरेंज, ठीक है। 5 में से 3 जाएंगे 2, और 7 में से 4 जाएंगे बचेगा 3, तो जो रेशियो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3:2 आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद द सम ऑफ रुपीज 60,000, जतिन जॉइंड हिम 8 months लेटर विद अ सम ऑफ रुपीज 35,000, एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो, at what respective ratio will the two share the profit after 2 years? ठीक है, कि 2 सालों के बाद जो उनको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उनका प्रॉफिट का जो शेयर है वो कितना होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60,000 है इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, 2 सालों का मतलब होता है 24 महीने, कितने महीने, 24 महीने। और उसके बाद जो है दूसरे वाले ने, यानी कि किसने, जतिन ने कितना इन्वेस्ट किया है, 35,000 रुपए, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, अब उसने 8 महीने के बाद जो है ज्वाइन किया है, तो 24 महीने में से 8 महीने निकाल दो, कितने आ जाएंगे, 16 महीने तक उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। इन दोनों की रेशियो हमें चाहिए, तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे, 5 से काटोगे 7 में जाएगा, 5 से काटोगे 12 में जाएगा, 8 से काटोगे 3 में जाएगा, 8 से काटोगे 2 में चला जाएगा, 2 से काटोगे 6 में, तो 6 का 3 गुना 18, और कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो आ जाएगी कितना आ जाएगा 18:7 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का था, जिसने डीप में नहीं पढ़ा होगा तो बनाना थोड़ा मुश्किल था, हालांकि कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। ये बहुत बार करवाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन तो जो थे बहुत आसान थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 20 men can build a wall 56 meters long in 6 days, what length of a similar wall can be built by 35 men in 3 days? ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये, कि 20 मैन इनटू, मैं चलो मैं यहाँ छोड़ो, यहाँ कर 20 मैन और 6 दिनों में
कितना वॉल बनाते हैं 56 मीटर की, ठीक है। और उनको सेम वॉल बनानी है, और कितनी बना पाएंगे हमको नहीं पता कि कितनी बना पाएंगे, तो हमने क्या कर लिया x, और कितने 35 लो, और कितने दिनों में 3 दिनों में। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ से, 5 से काटोगे 7 में जाएगा, 5 से काटोगे 4 में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से काट लो 2 में जाएगा, 4 का 2 गुना 8 आ जाएगा, 8 से काटोगे 56 आ जाएगा, 7 का 7 गुना 49 हो जाएगा, तो 49 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विच टू साइंस शुड बी, अच्छा ये रीजनिंग का आ गया, ठीक है। मैथ्स के खत्म हो गए टोटल, अगर बात करूं मैं मैथ्स के, तो 1 2 3 4 5 4, उसके बाद है 4 5 6 7 8 10 15, उसके बाद है 16। टोटल मैथ्स के, टोटल मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो है 60, ठीक है। काफ़ी अच्छी वेटेज आपने देखी कि मैथ्स की रखी गई है, ठीक है, जो कि होती है नहीं, लेकिन और सवाल जो पूछे गए हैं बहुत अच्छे पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, ये वो हमेशा रहता है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग लगी है वो है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस कुछ नहीं था। कि अगर मैं बात करूं जिस तरह का सिलेबस दिया गया था, आपने जो टॉपिक दिए गए हैं जेके एसएसबी को सिलेबस में, उनमें से बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक में से क्वेश्चन थे ही नहीं। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है और आपके सिलेबस में था, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके सिलेबस में था, ठीक है, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन डालने ही नहीं है तो ये टॉपिक दिए क्यों गए हैं? तो ये एक चीज बहुत खराब चीज है जेकेएसएसबी की, कि आप सिलेबस को छोड़ दे रहे हो और सिर्फ 2 3 चैप्टर में से ही भर भर के क्वेश्चन डाल रहे हो। सिर्फ आपने परसेंटेज में से, परसेंटेज को पकड़ लिया, एवरेज को पकड़ लिया, रेशो को पकड़ लिया, बस इन्हीं चैप्टरों को क्वेश्चन पूछ लिए। तो बाकी वाले चैप्टर पे तो मेहनत लगी होगी ना बच्चों की, उन पे भी तो समय दिया गया होगा ना। तो ये चीजें बड़ी खराब है। बाकी क्वेश्चन ज्यादा टफ थे नहीं मैथ के, जिसने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो उसने मैथ्स के मुझे लगता है सारे ही बना लिए होंगे। एक दो जो रह गया होगा वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन टफ थे नहीं। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे सर, आपको रीजनिंग का देखेंगे, ठीक है, क्या है किस तरह से, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों ने अभी पेपर दे दिया है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है या बुरा गया है जो भी है, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी शुरू की है मैथ्स की या बाकी सब्जेक्ट्स की, आप लोग ज़रूर वहाँ से पढ़िए, ठीक है, JKPSI का। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, JKSSB ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम की, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो या कोई स्टॉक असिस्टेंट हो या जितने भी अकाउंट असिस्टेंट हो या ये जो JKP कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हम उसमें अपनी PDF में डालेंगे और क्लासरूम शीट में भी कंटेंट के बेस पे डालेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से अभी क्वेश्चन जो लेवल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर वहाँ से पढ़िए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद सर कंटिन्यू करेंगे, सर प्लीज। तो बारी आती है अब हमारे रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग का आपको पता है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें यहाँ पे इनके बारे में पढ़ा भी है। और तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो देखो, टोटल में रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग जो थी आपको पूछी गई थी टोटल 9 मार्क्स की। मतलब रीजनिंग 9 मार्क्स की पूछी गई थी, ज़्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग थी नहीं। डिफिकल्ट भी क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इजी रीजनिंग आपसे पूछी गई थी। तो क्लास में मैंने आपको बताया कि इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि साइन इंटरचेंज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछ लिया उन्होंने। तो सबसे पहले हमें बोला गया था कि 171 डिवाइड में 3 -16 + 72 मल्टीप्लाई 412 इक्वल टू 572। इनमें से ऑप्शन में से कौन से ऐसे दो साइन चेंज करके आप इसका जो आंसर है 572 ला सकते हो। हमने जब देखा,
हमने जब चीज़ों को देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमें साइन को चेंज करने की बात की गई है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 171 है, मैं इसको सीधा 171 लिख दूं क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। मैं ऑप्शन ए को ही उठाऊंगा सबसे पहले क्योंकि मुझे वही लग रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय में 16 प्लस 72 देन कितना मेरा 1412, देखते हैं कि इसके इक्वल है कि नहीं है। हमने देखा कि इसको कट कर दिया कितनी बार, 3 5 जा 15 होता है और 7 जा कितना होता है 21 होता है। 57 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से करेंगे, देन हम 72 को प्लस करेंगे -412 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा 5716 को 6 7 जा 42, 5 1 जा हमारा 5 हो गया, 6 5 जा 30, 7 1 जा 7 37, तो इनको ऐड करने पर 2 7 4 11 1 912, तो मेरा आया 912। 912 में मुझे 72 को ऐड करना है, माइनस करना है 412 को, तो यहाँ पे मुझे ऐड करने पर कितना मिल गया 984 मिल गया। तो 412 को मैंने माइनस किया, 4 में से मेरा 2 गया 2, 8 में से 1 गया मेरा 7, 9 में से 4 गया मेरा 572। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए ही था जिसको आप चेंज करके ला सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हमने डिवीजन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को चेक करना है, हमने देखना कि कौन सा यहाँ पे साइन जो है डिवाइड हो सकता है। तो पहला ऑप्शन ही मुझे मिल गया, तो मैंने पहला आंसर इसका आंसर मार्क कर दिया। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसने प्रैक्टिस करी थी वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर सकता था। हमने देखा ये यहाँ पे बोला गया है कि सीरीज एक चल रही है, 11 है, 36 है, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 121 है, आफ्टर दैट 185 है, फिर उसके बाद 266 है। हमने इनका गैप देखा कि गैप इसमें मुझे +25 का दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैं रुक गया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि गैप मुझे कितना दिख रहा है, 5 में से 1 गया मेरा कितना, टोटल 64 का मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 6 में से 5 गया मैं 126 में से ये 18 चला जाएगा मेरा 81। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो एडिशन हो रही है वो किसी के स्केयर की हो रही है। कहने का मतलब ये 5 का स्केयर होता है और ये किसका होता है 8 का स्केयर होता है और ये किसका होता है 9 का होता है। इसका मतलब जो नंबर जिनके स्केयर होते हैं वो कंसेक्यूटिव फॉर्म में है। यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे 5 का स्केयर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे किसका स्केयर होगा 6 का होगा, 36 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब 36 ऐड करोगे तो यहाँ पे 72 बनेगा। 72 में आपको कितना ऐड करना है 49 को ऐड करना है, क्योंकि वो 7 का स्केयर होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 72, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, और इसका ऑप्शन ए था। ठीक है, उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग का हमने देखा कि फॉर्म से HDTP बन रहा है, तो EGS से बन रहा है GHIB, तो फूड से क्या बनेगा। हमने देखा कि यहाँ पे लिखा गया FARM, ठीक है, तो HDTP। हमने लॉजिक देखा कि F से H कैसे बन सकता है, FGH, यानी कि प्लस क्या हो रहा है G, यहाँ पे प्लस हो रहा है। फिर देखा हमने D बन रहा है, मतलब BCD हो रहा है, मतलब B और C क्या हो रहा है एडिशन हो रही है यहाँ पे दो की। आर के बाद क्या हो रहा है एस ऐड हो रहा है, यानी कि एक ऐड हो रहा है। LMNOP यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है N और O ऐड हो रहा है, फिर जाके मेरा P बन रहा है। तो यहाँ पे मैं देखो कि फूड को अगर चेक करूँ कि फूड का क्या बन सकता है, F के बाद सीधा आपका क्या आ जाएगा, G के बाद सीधा आपका H आ जाएगा। O, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, GHIJ, तो इसका मतलब OPQ यानी कि HR यहाँ पे आएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है HR वाला, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। मैं पूरा इसको नहीं चेक करूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे आपका एग्जाम में भी, और मतलब कि एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ज़्यादा। अगर आपको मिल गया तो ऑप्शन ए सी HR, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 पे आ जाइए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए मैन, रॉकी ने कहा कि एक मैन को पॉइंट करते हुए कि बोला कि ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माय डॉटर इन लॉ। बात कहां पे आ गई है कि माय डॉटर इन लॉ। इसका मतलब ये जो मैन है, पॉइंटिंग टू ए मैन यानी कि रॉकी जो है, रॉकी यहां पे आ गया, डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी, रॉकी यहां पे होगा, रॉकी का यहां पे क्या होगा सन होगा, ठीक है, और सन जो होगा उसकी एक वाइफ होगी, और वाइफ की आगे एक डॉटर है, वाइफ की क्या आगे एक डॉटर है। बस यही तो कहानी पूछी जा रही है कि एक पॉइंट है, एक बंदे को बोलते हुए रॉकी ने बोला कि ही इज द फादर ऑफ द डॉटर, डॉटर किसकी माई डॉटर इन लॉ की। तो मैं उसकी रॉकी का देखो उसके बेटे की जो वाइफ है उसके साथ क्या रिलेशन होगा,
अगर देखा जाए तो वो फादर इन लॉ उसका है, तो ये वाइफ उसकी रॉकी की क्या लगती है, डॉटर इन लॉ लगती है। तो इसका मतलब उसकी डॉटर इन लॉ की जो क्या है, आगे एक डॉटर है, तो उसका वो जो मैन है वो उसका फादर है, तो मतलब कि जो ये मैन है ना, रॉकी का क्या है, सन है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा कि हाउ रॉकी रिलेटेड टू दैट मैन, इसका मतलब जो रॉकी है वो फादर है किसका, इस मैन का। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे हमें सीरीज दी गई थी, यहाँ पे सीरीज में चल क्या रहा था, हमने पहले देखा कि सीरीज में देखो हर एक सीरीज में पैटर्न होता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको रीजनिंग पूछी नहीं गई थी। 232, उसके बाद 221, आफ्टर दैट 199, देन क्वेश्चन मार्क 122, आफ्टर दैट 67। हमने देखा यहाँ पे चल क्या रहा है, हमने देखा यहाँ पे एडिशन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस चल रहा है, 2 में से 1 गया मेरा 1 और ये 1, और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे माइनस हो रहा है 19, ये 22, -11, -22, फिर उसके बाद क्या होगा, इट मीन्स कि -33 होगा, फिर उसके बाद -44 होगा। यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि 7 में से 12 में से 7 गया 5 और 11 में से 6 गया 5, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सीरीज चल रही है -11, -22, -33, -44, -55। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, 199 में से 33 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा मेरा 1, 9 में से 3 गया मेरा 6, 9 में से 3 गया 6, तो 166। तो 166 ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने डी ऑप्शन इसका मार्क करा हो, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि क्वेश्चन देखो इतना डिफिकल्ट नहीं था। मेन चीज़ होती है कि लॉजिक को पकड़ना। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे अगर आपने नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करी हुई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे यहाँ पे, टोटल हमने यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिक्शनरी बेस पे आया। देखो डिक्शनरी बेसिस पे भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपने क्लास देखी थी कि स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि बताओ कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं है, हम करना है कि नहीं करना है। देखो चीज़ें जो आपको करवाई गई थी तो आपको करनी ही थी। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि डिक्शनरी बेसिस पे हमने इन चीज़ को अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ए डबल पी सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि कंपैरिजन किसके इसके बीच में होगा, फिफ्थ वाले और फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले के बीच में होगा। देखा ए पी पी कॉमन है, ए भी उसके बाद कॉमन है। फिर देखा कि आर आता है कि क्या लिखा है ये, सॉरी हाँ आर, फिर आई आता है, आर के बाद आई आ रहा है और आर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो यानी कि पहले फिफ्थ वाला केस बनेगा। फिर उसके बाद मेरा फोर्थ वाला केस बनेगा, फिफ्थ वाला केस, फोर्थ वाला केस यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन ए की है, ऑप्शन यहाँ पे मेरा हो जाएगा सी इज द आंसर। मुझे बाकी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया कि वैकेंट का मतलब एम्प्टी, बिल्कुल सही, सिमिलर वर्ड की बात कर रहा है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, इनॉर्मस का मतलब होता है कोई चीज जो होती है लार्ज फॉर्म में होती है। लार्ज फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे ह्यूज फॉर्म में। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे कि ऑड वन आउट में से, ऑड वन आउट में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। जी जे, देखो सबको पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे इनमें से देखना कि ऑड कौन सा है। हमने देखा कि जी के बाद जे आ रहा है, यानी कि जी एच आई जे, यानी कि बीच में 2 का गैप लेके, एक मिनट, जी के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, जी एच आई, फिर जे आ रहा है, ठीक है। फिर जे क्या है, दोनों सिमिलर है सभी ऑप्शन में। एच एच यहाँ पे क्या सिमिलर है, वाई वाई यहाँ पे दोनों में, सभी ऑप्शन में क्या है, जो सेकंड वाले मतलब कि मिड में 2 लेटर दिए गए हैं वो क्या है, आपस में सिमिलर है, कोई इशू नहीं है। जे के बाद क्या आता है, के आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एल आता है, यानी कि यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। देखते हैं कि ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ, फिर आता है जी, ठीक है, फिर एच के बाद आता है आई, फिर आता है जे, फिर आता है मेरा के। यहाँ पे मुझे 2 का गैप दिख रहा है, कोई बात नहीं। डी के बाद यहाँ पे देखूँ कि मैं तीसरा वाला, ए के बाद डी कब आता है कि बी और सी, फिर उसके बाद क्या आता है, डी आता है। तो डी यहाँ पे देखो
सेंटर में आपने देखा कि ये चीज़ें क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे एच एच सिमिलर था, कोई बात नहीं है। हमने देखा डी के बाद जी कब आ रहा है, डी ई एफ जी। मुझे एक चीज़ का यहाँ पे लॉजिक पता चल गया कि फर्स्ट वाले में भी 2 का गैप, लास्ट वाले में भी 2 का गैप, इसका मतलब फर्स्ट वाला ही मेरा क्या है, गलत है। क्योंकि वहां पे क्या है, 1 का गैप है, वो किसका है, सीधा जे के बाद के लगा के एल दे दिया, के एल एम आना चाहिए था, बट यहाँ पे एल है, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। उसके बाद आ गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑड वन आउट में से क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का हमारा। हमने देखा यहाँ पे दिया गया के एल आई ओ, हमने देखा कि के एल आई ओ, के के बाद क्या आता है, जे के एल, फिर हमारा आता है एम एन ओ। देखा यहाँ पे, देखा हमने एल के एल, यहाँ पे वो पैटर्न ही चल रहा है जो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है आई के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम एन ओ। यानी कि यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन की बात करूँ तो 9 होती है, इसकी पोजीशन की बात करूँ 15 होती है, ठीक है। आर के बाद ऐसे ही आता है, आर के बाद पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यानी कि टी आएगा 3 का गैप लेके, यहाँ पे पी से टी की तरफ देखना है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, वी आता है, डब्ल्यू आता है, फिर मेरा एक्स आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 का गैप है। एफ जी एच आई आर है, तो यहाँ पे 3 का गैप लेके मेरा फिर जे बन रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट में कोई गड़बड़ी है, तभी वो स्टार्टिंग में ही मुझे कंफ्यूज कर गया था भाई। जी एच आई जे होना चाहिए था, बट यहाँ पे ओ क्या कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई, सॉरी, आई जे के एल एम होना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ आ रहा है। तो देखो फर्स्ट लेटर ही, फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे कितनी बड़ी कंफ्यूजन में डाल गया था कि मैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। अगर फर्स्ट ही गलत बैठा हुआ है तो वो आपको थोड़ा दिमाग जो है आपका मैनिपुलेट कर सकता है। दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, अपनी मैंने जो सेक्शन डिस्कस करी है, जीके विद जेएनके यूटी की बात करूँ, जेएनके की, ये सेक्शन थोड़ी आपकी इजी नहीं थी। इसके मैं आपको बता दूं, कोई 3 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो आपके इजी लेवल के हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग जिसने पढ़ी है तो उसके लिए क्या है, इजी है, जिसने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए मॉडरेट भी हो सकती है और डिफिकल्ट भी हो सकती है। बाकी देखते हैं आंसर क्या के जब आती है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। क्या हमने अपनी तरफ से जो हमें लगा हमने आंसर आपको बता दिए। रीजनिंग के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 के 9 क्वेश्चन ही क्या थे, इजी थे, बट ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं थे। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि रीजनिंग के जो ज़्यादा हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी दे देते हो तो 10-15 मिनट में आप ये क्वेश्चन को कवर कर सकते थे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारी सेक्शन आती है वो कंप्यूटर की आती है, वो आपको मैम करवाएंगे। तो मैं मैम को बुलाऊंगा कि आपके साथ वो कंप्यूटर और इंग्लिश को आपके साथ डिस्कस करें। गुड ईव क्लास। मुझे लगता है कि आज मतलब मैंने देखा तो आज आपका जो इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर आया है वो मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आया, इजी आया, इजी से मॉडरेट आया। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉडरेट लेवल के आए हैं, 2 3 4 कंप्यूटर के, बाकी आपको इजी आए। मोस्टली वही क्वेश्चंस आए हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किसी डेटा को बताने का कंप्यूटर में। अब इन्होंने दिया है बिट,
केबी, किलोबाइट, निबल या बाइट। अब ये हमने क्लास में भी पढ़ा था, हमारा बिट क्या होता है, वो होता है हमारा 0 या 1। हमारा निबल क्या होता है, हमारा निबल बनाता है 4 बिट्स के इकट्ठे होके हमारा निबल बनता है। हमारा वैसे बाइट्स बनता है 8 बिट्स को इकट्ठे करके हमारा बाइट्स बनता है, और वैसे ही हमारा किलोबाइट बनता है 1024 बिट्स को इकट्ठा करके। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या हुआ, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ बिट। बिट जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन, हमारे इंटरनेट का सर्च इंजन जिससे हम, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था सर्च इंजन के बारे में, तो इन्होंने बोला कौन से इनमें से चारों में से सर्च इंजन की एग्जाम्पल है। इन्होंने दिया लिनक्स, याहू, विंडोज और एमएस एक्सेल। इसका आंसर था याहू। यहाँ पे हम जाके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें इंटरनेट पे सर्च करनी है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज which of the following services allows a user to log into another computer somewhere on the internet। अब इसमें बोला है कि कौन सी ऐसी इनमें से हमारे पास सर्विस है जो अलाउ करती है किसी भी यूजर को ऑनलाइन किसी और यूजर के इंटरनेट पे लॉगिन करने के लिए। अब इसमें ऑप्शंस दिया ईमेल, यूजनेट, टेलनेट और एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म हमें पता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, इसका काम होता है फाइल्स को ट्रांसफर करना, और इसका सही ऑप्शन था टेलनेट। टेलनेट हमें अलाउ करती है कि ऑनलाइन हम किसी और यूजर के सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं। और यूजनेट का क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है, मोस्टली न्यूज़ ग्रुप्स में जो भी डिस्कशंस वगैरह करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं, और ईमेल्स हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर, हमें पता है HTTP क्या था, HTTP था हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इन्होंने बोला HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका आंसर था सिक्योर, बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द URL ऑफ अ वेबसाइट। URL क्या होती है किसी वेबसाइट की, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था। ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो हमें क्या बताता है कि हमारे ऑनलाइन, हमारे इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका ऑप्शन था इट इज द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स क्या है, एक ऐसे ब्राउजर्स हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जाके हम सर्च इंजन होते हैं और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया मैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव और ऑल ऑफ दिस, और इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर, जो हमने ऊपर भी बोला FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, फाइल्स को ट्रांसफर करना आपके सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट इज which of the following natural element is the primary element in computer chips। ये हमने पढ़ा भी था जब हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आई थी, हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट आई थी। इन्होंने बोला प्राइमरी एलिमेंट क्या यूज होता था, वो होता था हमारा सिलिकॉन। हम बोलते थे ना सिलिकॉन चिप्स आ रही है, तो सिलिकॉन। 69th is which of the following is designed to control the operations of a computer। अब इन्होंने अलग अलग दिए, रजिस्टर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन है कि वो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इसका ऑप्शन है डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे ही हमें पता है यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशंस के जो असेस करता है उसके ऐप्स को, और रजिस्टर होता है ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो हमारा CPU यूज़ करता है ताकि वो जो प्रोसेसिंग है जल्दी यूज़ कर सके, उसको बार बार हमारी रैम पे जाके उस इंफॉर्मेशन को ढूंढना ना पड़े। तो इसका ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। 70th is the compiler converts a program into। अब कंपाइलर का काम क्या होता है, ये हमने क्लास में पढ़ा था, ट्रांसलेटर्स में कंपाइलर, उसके बाद तो कंपाइलर का काम क्या होता है, इधर इन्होंने ऑप्शन दिया, ये करता क्या है, सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज। अब हमने पढ़ा था कंपाइलर का काम क्या होता है, हमने पूरा कोड लिख दिया, रन करवाने से पहले हम कोड को कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल करने से क्या होता है, कोड हमने हमारी लैंग्वेज में लिखा है, तो अब कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसकी मशीन लैंग्वेज में जब हमने उसको करवाना है तो वो हमारा कंपाइलर करता है। तो इसका आंसर आएगा बाइनरी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हम कोड लिखते हैं, और बेसिक होता है बेसिक जो होता है ये हमारी एक प्रोग्रामिंग कोड लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये हमारी बिगनर्स के लिए कोड लैंग्वेज होती है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज होती है, इसको हम यूज करते हैं कोड्स लिखने के लिए। तो ये हम समझ सकते हैं, हम कोड लिख सकते हैं। कंप्यूटर तो इन दी एंड 0 1 की फॉर्म में ही डेटा को समझ सकता है, तो इसीलिए
बाइनरी लैंग्वेज. नेक्स्ट इज इन MS Excel वन कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू. हम फॉर्मूला पैलेट MS Excel में किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस है फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर्स, हमें जो सेल इंजन में नंबर्स हैं उनको फॉर्मेट करने के लिए. नेक्स्ट इज सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, सिलेक्ट या एडिट करना फॉर्मूलाज को. नेक्स्ट इज एंटर डेटा फॉर अ फॉर्मूला एंड द डी पार्ट इज सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स फॉर अ फॉर्मूला. इसका सही ऑप्शन है सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस. हम इसमें क्या करते हैं? फॉर्मूला पैलेट पे अपना व्यू, एडिट या कोई भी फॉर्मूला हमें चाहिए हम उसको इसमें इसकी हेल्प से डाल सकते हैं MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. नेक्स्ट इज MS विंडो इज अ. MS विंडोज हमारा क्या है? हमारा डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक है. बेसिक MS विंडो हमारा क्या है? आपका कंप्यूटर विंडोज से ही चलता है, MS विंडोज से. तो MS विंडोज क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब इज द स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया था, क्योंकि इन्होंने बोला वर्ल्ड वाइड वेब के जो स्टैंडर्ड है वो कौन मेंटेन करता है? वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम या W3C. अब यहाँ पे हम देखें पहले दो नहीं, लेकिन W3C की फुल फॉर्म ही क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. अब उस तरह से हम देखें तो हमारे दो ऑप्शन सही आते हैं, C और D. मगर C पार्ट में इन्होंने हमें वर्ल्ड वाइड वेब नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम दिया है. तो हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है वो होता है हमारा W3C, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. नेक्स्ट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन अ यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड. अब जब हम वेबसाइट से कोई भी स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं तो वो यूज़र का जो कंप्यूटर है, मतलब हमने बनाई है हमारे कंप्यूटर में, वो कैसे सेव होती है? वो हमारी कुकी की फॉर्म में सेव होती है. कैश में हमारी मेमोरी होती है, मालवेयर में हमारा मालिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसको रजिस्ट्री हमने पढ़ा था, रजिस्टर्स जो हमारी इंफॉर्मेशन रखते हैं टेम्परेरी. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट मैच. अभी आपको मैच द कॉलम आए थे, इसमें अलग अलग थे, अब हमें इनके पेयर्स बना के करना था. अब इसमें है पहला, अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ कॉजिंग डैमेज, स्टीलिंग डेटा और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज इज नोन एज. अब इसमें क्या है? इसमें वो है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो क्या करते हैं, सॉरी फॉर द नॉइस, ऐसे प्रोग्राम जो क्या करते हैं, जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं. ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं? वो होते हैं हमारे मालवेयर. हमें पता चला हमारे फर्स्ट का क्या है, सेकंड है. चेक करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड एक इसी जगह आ रहा है, बट फिर भी हम डबल चेक करने के लिए फिर से चेक करते हैं. नेक्स्ट भी है डैश मीन्स एनी ईमेल और कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक द रेसिपेंट टू डिस्क्लोज सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स और अकाउंट डिटेल्स. अब जो ईमेल्स के थ्रू, ये हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा था जब मालवेयर, हमने वायरस और एंटीवायरस पढ़े थे, उसमें क्या था कि फिशिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ईमेल्स हम भेजते हैं, ईमेल्स के थ्रू क्या करता है जो हमारा हैकर है, वो ब्लैक हैट हैकर है जो हमारा, वो क्या करता है, वो एक जिसको जिसको उसको अटैक करना है, इंट्रूडर बन के उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेता है. तो इसका आएगा फिशिंग. सेकेंड का आएगा हमारा फिशिंग. अब थर्ड इज प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड बाय अदर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज. अब ये क्या होता है? इसका ऑप्शन आएगा पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? ये वो होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन आप जहां चाहते हो वहीं आप दे सकते हो. अगर मैंने कोई चीज डिस्कवर किया तो मैं उसका पेटेंट लूंगी, कि मतलब उस पर मेरा राइट होगा, कि मतलब जैसे हम कॉपीराइट करते हैं ना, वैसा होगा कि मैं चाहूंगी जब वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जहां डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो वहां होगी. एंड द नेक्स्ट इट डैश मीन्स योर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल. ये हमें पता है प्राइवेसी के थ्रू ही हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मतलब प्राइवेट रख सकते हैं. ठीक है, इसका ऑप्शन अगर सही है, इसका ऑप्शन है बी सही. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स. अब हमारा कंप्यूटर का खत्म हो गया क्योंकि 15 क्वेश्चन थे. अब हमारा इंग्लिश का स्टार्ट होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन है. फर्स्ट इज फिल इन द, इसमें हमने आर्टिकल्स डालने हैं. जॉन decided to enroll in dash MBA program at dash university to enhance his business skills. अब इसमें क्या है? इसमें हमने आर्टिकल्स देखने हैं. अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी के साथ सबको द लगेगा, मगर हमने यहाँ पे देखना है कि इसमें बोले जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन डैश MBA. एम हमने पढ़ा था जहां वॉवल की साउंड आएगी वहां पे हमारा एन आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए. अब एन हमारा दो जगह, एक हमारा ए पार्ट में, एक हमारा सी पार्ट में. अब हम आगे से पता करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है. एट
डैश यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल्स। अब हमें कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं बोले, हमें बोला उसको क्या करना है, उसको एमबीए करनी है ताकि वो अपनी बिजनेस स्किल्स को एनहांस कर सके। अब पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया है, तो मतलब कॉमन मतलब पर्टिकुलर नहीं है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, अ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी पार्ट। John decided to enroll in an MBA program at a university to enhance his business skills. 77th is, इसमें भी हमने आर्टिकल डालना, I work at dash company in New York. Dash company is called Global Tech Solutions. अब यहाँ पे देखना, अब क्या है, आई वर्क एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क। मैंने बोला अब न्यूयॉर्क में कोई एक कंपनी तो नहीं है, मैंने बोला कि मैं न्यूयॉर्क की किसी कंपनी में काम करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एनोनिमस, मतलब मैंने आपको बताया नहीं है, तो यहाँ पे मतलब अ आएगा। आई वर्क एट अब हमारा दो जगह है, द में और नो आर्टिकल में। अब हमने देखना हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इज डैश कंपनी इज कॉल्ड। अब मैंने पर्टिकुलर बताया, पहले मैंने बोला मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, फिर मैंने बोला कौन सी कंपनी, पर्टिकुलरली बताया द ग्लोबल टेक कंपनी। तो ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के लिए द आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन आएगा अ और द। आई वर्क एट अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस। 78th इज, इसमें हमने एडवर्ब क्लॉज बताना है कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा होता है, और ये वाली एग्जांपल हमने अपनी क्लास में भी की थी। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। मतलब रेनिंग होने के, बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपनी हाइक कंटिन्यू की। इसका मैंने आपको मोस्टली बोला था, ऑल्दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जब ये आपका क्या बताते हैं, ऑलवेज, ऑल्दो, ये आपके एडवर्ब बताते हैं। तो यहाँ पे बोला कौन सा ऐसा जिसमें एडवर्ब क्लॉज है, वो है आपका ऑप्शन सी, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, बारिश होने के बावजूद। नेक्स्ट इज 79th। अब इसमें इन्होंने हमें बोला हमें क्या बताना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बताना है। हमने पढ़ा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या था कि इंडिपेंडेंट वो क्लॉज हैं जो खुद में ही एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं, और डिपेंडेंट ऐसे क्लॉज हैं जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। अब इसमें दिया है यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। अब इन्होंने बोला आपको क्या है, आपको अपना काम कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आप टीवी शो देख सकते हो। अब यहाँ देखा जाए तो यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एक खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है कि आपको क्या करना है, आपको अपना काम कंप्लीट करना है। यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, ये भी एक खुद में कंप्लीट सेंटेंस है, आपको अपना फेवरेट शो देखना है। तो ये मतलब दोनों खुद में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये इन्होंने हमें सेंटेंस दिया, इनमें से बोला है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन सा है जिसमें पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। अब हमने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, पोजेशन बताते हैं कि ये चीज क्या करती है, ये चीज उसको बिलोंग करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही का पोजेशन बता रहा है, वो है हर, सी पार्ट, हर। जहाँ पे हमारा पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, हर, मतलब बता रहा है द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर। ये कैट जो यार्ड में है वो किसको बिलोंग करती है, वो उसको बिलोंग करती है, उसकी बिलोंगिंगनेस बता रहा है, और किसी में भी बिलोंगिंगनेस नहीं बता रहा है। इस तरह से अगर हम प्रोनाउन देखें तो हमारा ईच अदर भी प्रोनाउन आता है, मगर वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 81st। What is the type of pronouns of underlined words in the below sentence। अब इसमें हमें बताना है कि कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउन है। अब इन्होंने दिया डिड यू डू इट योरसेल्फ। अब हमने पढ़ा था कि हमने सबसे पहली टाइप ही हमने क्लास में पढ़ी थी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो किसी पर्सन को बताते हैं, तो यू हमें पता हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, सीधे पता चला। अब इसके दो ऑप्शन है, फिर उसके बाद है योरसेल्फ। अब हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जहाँ पे हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट को काम नहीं हो रहा होता है, जो हमारी वर्ब है वो आगे वापस से रेफर बैक होती है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए। 82 द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। अब ये होमोफोन है। अब इसमें इन्होंने दिए हैं कि आर्टिस्ट मिक्स वेरियस कलर्स टू, आर्टिस्ट ने क्या किया, आर्टिस्ट ने वेरियस कलर्स मिक्स किए ताकि वो क्या कर सके, अपनी परफेक्ट पेंटिंग का जो उसको कलर है वो मिल सके। अब यहाँ पे मतलब अलग अलग दिए हैं, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जैसे HEU, HUE। HUE का इसका सही ऑप्शन आएगा क्योंकि HUE का मतलब ही हमारा कलर्स के कंट्रास्ट में आता है कि कलर के शेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम HUE वाला वहाँ मीनिंग आता है। और वहीं HEW का मतलब क्या होता है, टू चॉप और टू कट, किसी चीज को काटना या किसी चीज को चॉप करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका ह्यू आएगा।
नेक्स्ट इज, ये भी होमोफोन्स पे है, द ब्लैक स्मिथ शेप द मैलिएबल डैश विद प्रिसीशन while the apprentice demonstrated his dash by tirelessly working late into the night. अब इसमें ब्लैक स्मिथ बोला है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, शेप करता है किसको, मैलिएबल मतलब जिसको हम शीट्स में निकाल सकते हैं, किसको, लेकिन मेटल को। यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा मेटल। विद द प्रिसीशन, बार बार करके, विद द अप्रेंटिस डिमोन्स्ट्रेटेड हिज डैश बाय, मतलब उस अप्रेंटिस, और वो अप्रेंटिस क्या कर रहा है, वो अप्रेंटिस बता रहा है उसके टायरलेसली, मतलब उसके थके होने के बावजूद पिछली रात उसने क्या किया, काम किया। तो अब यहाँ पे अलग अलग मतलब दिया, हमें पता है हमारे पहले वाले में क्या आएगा, मेटल ही आएगा। अब हम बचते सिर्फ दो ऑप्शन से, अगले में दिया, एक में मेटल दिया और एक में, दोनों का अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें मेटल होती है, मगर फर्क होता है, ये मेटल हो गया कोई चीज, मतलब किसी चीज का मेटल, जैसे हम बोले मतलब किसी चीज की मेटल की कोई क्वालिटी होती है जो, अब ये मेटल का मतलब क्या होता है कि डील करना, डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, इस मेटल का मतलब होता है डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसमें हमारा ये वाला मेटल आएगा, ए पार्ट। द ब्लैक्स में शेप द मैलिएबल मेटल विद प्रिसीशन व्हाइल द अप्रेंटिस डिमोन्स्ट्रेटेड हिज मेटल बाय टायरलेसली वर्किंग लेट एट नाइट। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे इन्होंने हमें होमोफोन्स दिए हैं और हमें बोला है कि उनके मीनिंग के साथ उसको अरेंज करना है। अब यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे स्टॉक है, ठीक है। अब स्टॉक वाला है, स्टॉक के अलग अलग मीनिंग है। स्टॉक का मतलब होता है वर्टिकल स्टेम, और स्टॉक का मतलब होता है वर्टिकल स्टेम और कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ए प्लांट। अब इसका आएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा रिम। रिम को होता है इसका मतलब आता है किचन यूटेंसिल यूज टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। आप सिट्रस फ्रूट, ये किचन यूटेंसिल होती है जिससे आप क्या करते हो, सिट्रस फ्रूट से जो जूस है वो निकालते हो। अब क्वेरी, क्वेरी का इसमें मतलब आता है, क्वेरी का हमारा आता है साइट फॉर माइनिंग स्टोन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो माइनिंग मतलब स्टोन्स को हम कार्व कर सकते हैं उसकी शेप के अकॉर्डिंग। और हमारा लास्ट बचा बाग है, सबको पता है कि बाग क्या होती है, खाल बोलते हैं जिसको, पेड़ की खाल होती है। डेड स्किन, डेड मतलब आउटर लेयर होती है हमारे किसी ट्री की। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बनेगा डी, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। नेक्स्ट इज, इन दिस क्वेश्चन ब्रोकन 4 पार्ट्स। अब इसमें हमें ये एरर डिटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया। अब इसमें दिया, येस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट अ nascent stage and cause huge loss to the farmer। अब हमने सिंपल है, येस्टरडे मतलब पिछले कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें सही से दिया है कि क्या है, डिस्ट्रॉयड मतलब बात हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन आगे इन्होंने हमें क्या दिया है, कॉज। अब कॉज का भी तो हमने पास लेना है ना, अगर डिस्ट्रॉय का हमने पास लिया तो कॉज का भी पास लेंगे, और कॉज का पास क्या होता है, कॉज होता है। इधर सही आना था कॉज, तो हमारा एरर कहाँ पे आता है, सी पार्ट में। एंड कॉज ह्यूज लॉस नहीं आना है, कॉज आना है। नेक्स्ट चीज, वो भी एरर डिटेक्शन है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। अब यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड, गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल पैसे दिए, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक मदद की स्मॉल बिजनेस वालों के लिए, जो क्या थे, जो अभी नेचुरल डिजास्टर आया उससे पीड़ित थे या उससे इफेक्टेड थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि उन्होंने मदद कर दी है। अब यहाँ पे गेट नहीं आना है, यहाँ पे आना है वर। तो हमारा एरर कहाँ पे आता है, दैट गेट अफेक्टेड में, सी पार्ट में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द, अब ये पंचुएशन के ऊपर क्वेश्चन है, अलग अलग दिया। अब हमें देखना है इसमें सही वाला कौन सा है। आई कांट वेट फॉर द कॉन्सर्ट, शी सेड, हर आईज स्पार्किंग विद एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट्स एट 7 PM, सो वी शुड लीव बाय 6:30 PM। इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसमें क्या है, उसने एक बात बोली है। जब हम किसी की बात बोली हुई के बारे में बताते हैं, हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो इसका यह आएगा, आई कांट वेट फॉर द एक्साइटमेंट। उसने कहा, शी सेड, उसने कहा कि वो कॉन्सर्ट के लिए वेट नहीं कर सकती है, और कहते कहते उसकी आंखें क्या थी, मतलब एक्साइटेड होके उसकी आंखें स्पार्क कर रही थी। इट स्टार्ट्स एट 7 PM, वो 7 बजे शुरू होगा। सो वी शुड लीव बाय 6:30 PM, कि हम उसमें क्या करेंगे, 6:30 PM पे लीव करेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, आगे शी सेड हमने पॉज देने के लिए कॉमा लगाना है, हर आई स्पार्किंग विद एक्साइटमेंट, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इट स्टार्ट एट 7 PM, बात यहाँ पे खत्म, हमने आगे कॉमा लगा के सो के आगे फुल स्टॉप यहाँ पे PM के बाद लगा दिया। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई, ये भी पंचुएशन पे है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो।
ये अब ये सारे हैं, अब इसमें भी हमने वही लगाना है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, उसने ये बात कह दी है, तो अब ये जो है ये हमारे इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, तो इन्वर्टेड कॉमा में हमारे दो ही ऑप्शन है, तो हमने बी और सी में से ही देखना है। अब उसके बाद है ही आज रेजिंग एन आईब्रो। अब यहाँ पे देखो ही आज के बाद एक जगह कॉमा है और एक जगह हमारा सेमी कॉलन है। जब हम ही आज के बाद नेक्स्ट मतलब हमने बात साथ ही में जोड़ी है तो हम कॉमा से बीच में पॉज लाते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम कॉमा नहीं बोलते, हम कॉमा की जगह पॉज लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगाया तो इसका सही कॉमा आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा, तो इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द, अब ये सिनोनियम और एंटोनियम आया है क्विबल। क्विबल अब इन्होंने दिया है, क्विबल का मतलब क्या होता है, क्विबल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, ठीक है। अब वैसे इन्होंने दिया है एक्वेंस कॉन्कर और रिकंसिलेशन करना, मतलब आपने क्या क्रिटिसाइज करना किसी चीज के ऊपर। अब ये जो हमारे कॉन्कर रिकंसाइल करना, इनका मतलब क्या होता है एग्री करना किसी चीज को, लेकिन हमने सिनोनियम बताना है तो क्रिटिसाइज करना, तो इसका बाकी तीन का मतलब वही है, सिर्फ बी पार्ट को छोड़ के बाकी तीन जितने भी वर्ड है उन सबका मतलब होता है किसी के डिसीजन या किसी के ओपिनियन के साथ अग्री करना, ठीक है। अब इसका ऑप्शन आएगा प्रिवेरिकेट आएगा इसका ऑप्शन, कि प्रिवेरिकेट का मतलब भी क्या होता है किसी के ओपिनियन के साथ सहमत नहीं होना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट इज टेनेशियस। अब टेनेशियस का मतलब क्या होता है, टेनेशियस का मतलब हम होता है दृढ़ होना किसी चीज के लिए, मतलब फर्म होना अपनी किसी चीज की बात के लिए। अब उसी में इधर हम बाकी देखें, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है एंशियस होना, कि मतलब फेयरफुल होना। वैसे टिमिड का मतलब भी क्या होता है डरा हुआ होना। ये सारे बाकी ये जो हमारे बी पार्ट को छोड़ के बाकी हमारे जितने पार्ट है उन सब का मतलब क्या होता है अपने किसी भी मतलब बात के ऊपर पक्का नहीं रहना। स्टॉन्च का मतलब होता है एक फर्म, मतलब आप फर्म हो तो मतलब आप एक चीज के लिए लॉयल हो, आपका उसके लिए जो आपका ओपिनियन है वो पक्का है, तो इसका क्या आएगा स्ट्रॉन्ग और फर्म लॉयल आएगा स्टॉन्च। टेनेशियस का सिनोनियम होता है स्टॉन्च। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ ऑकल्ट। अब ऑकल्ट क्या होता है, ऑकल्ट का मतलब होता है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई ऐसी बात कहना या कोई ऐसी चीज होना जो आपकी समझ से बाहर है। वैसे ही हमारा अनकैनी, क्रिप्टिक और एनिग्मेटिक का मतलब भी क्या होता है कोई ऐसी बात होना जिसका मतलब क्या है हिडन है या मिस्टीरियस है। वही हमारा एक फैथमेबल है, फैथमेबल का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को पूरा पूरा, तो इसका एंटोनियम आएगा, मतलब एंटोनियम हो गया ऑपोजिट वर्ड, तो वो आएगा फैथमेबल। नेक्स्ट इज गाइल। अब गाइल का एंटोनियम बताना है, गाइल का खुद का मतलब ही क्या होता है डिसीट करना, मतलब किसी के साथ छल करना, किसी को धोखा देना। अब ट्रिकरी का मतलब भी वही होता है किसी को धोखा, मतलब ट्रिक करके किसी को ट्रिक करना। डिसीट का मैंने मतलब लिखा छल देना। अब सब्टरफ्यूज का मतलब भी यही होता है। अब इसमें एक ही ऑप्शन है हमारा कैंडर। कैंडर का मतलब होता है हमारा ओपननेस रखना या क्या करना या ऑनेस्टी रखना, तो इसका एंटोनियम इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा हमारा कैंडर। नेक्स्ट इज अभी हमें वर्ड्स दिए कंपैशन, एम्पैथी, एरोगेंस। अब इसके साथ कौन सा आएगा, अब हमारा कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है किसी के लिए दया रखना, और एम्पैथी का मतलब होता है किसी की सिचुएशन को पूरे बराबर समझना। तो इन दोनों का मतलब अगर देखें इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, इन दोनों में रिलेशन बन रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग का, या हम कहें कि हमारी फीलिंग का रिलेशन बन रहा है। अब एरोगेंस, एरोगेंस के साथ नीचे कौन सा ऐसा वर्ड है जो जाता है इसके साथ प्रॉपर, अगर हम सही तरीके से देखें प्राइड जाता है, क्योंकि एरोगेंस और प्राइड दोनों ही किस चीज को बताता है सेल्फ इंपॉर्टेंस को बताता है, कि बंदा एक अपने बारे में क्या सोचता है, खुद को सेल्फ इंपॉर्टेंस कैसे देता है। नेक्स्ट इज अब ये भी वैसे ही है, इसमें है एडवेंचर, एक्साइटमेंट, डेंजर, आगे हमें बताना है। अब एडवेंचर है, एडवेंचर है तो हमने देखना है इन्होंने क्या रिलेशन बताया, एडवेंचर करते हैं तो एडवेंचर से हमें क्या आती है एक्साइटमेंट आती है। वैसे ही जब हम कोई डेंजर कोई डेंजरस चीज देखते हैं उससे हमें क्या होता है, उससे हम फ्राइट होते हैं, मतलब हम डर जाते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा सी फ्राइट। नेक्स्ट इज विल ओ द विस्प। अब ये क्या है, ये एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज सोचना जो क्या है मतलब इम्पॉसिबल है रियल लाइफ में होने के लिए, मतलब आपने सोच ली कि ऐसा होगा मैं उड़ूंगा, मगर वो इम्पॉसिबल है ना, एक तरह से आपको पंख थोड़ी लग जाएंगे कि मेरे को कल से सुबह उठूंगा तो मुझे मतलब फ्लाई करने के लिए मेरे पास विंग्स होने चाहिए, तो मतलब इलॉजिकल है, इम्पॉसिबल है। तो वही अब इधर जितने भी वर्ड दिए उसमें से सिर्फ सी पार्ट है जिसका मतलब है एन इल्यूजरी परसुए दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल ऑफन लीड्स वन स्ट्रे, मतलब कोई ऐसी चीज सोचना जो क्या है इम्पॉसिबल है होने के लिए, अनअटेनेबल है मतलब उसको अचीव करना नामुमकिन के बराबर है। नेक्स्ट इडियम है डेज ऑफ रेकनिंग।
इसको हम बोले तो इसको अगर हम हिंदी में बोले, ये क्या होता है, जैसे बोलते हैं जजमेंट नाइट आती है जो, जिसमें क्या होता है आपके जितने भी आपने काम किए हैं उन सब की जजमेंट आती है। तो इनके जितने ऑप्शन थे उसमें से हमारा एक ही बनता है बी पार्ट, अ जजमेंट पीरियड व्हेन पास्ट एक्शन एंड डिसीजन क्यूमुलेट इन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। इनएविटेबल क्या होता है हमारा, एक ऐसी चीज जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता है। मतलब ये वो जजमेंट पीरियड है जब आपने जो भी पास्ट में काम किए हैं, डिसीजन लिए हैं, उसका आपको हिसाब देना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक सुटेबल, इसमें फ्रेजल वर्ब बताने हैं। ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल डैश। अब इसमें हमें ऑप्शन दिया कम आउट, पुल थ्रू, गो आउट, पुल आउट। अब इसमें फ्रेजल वर्ब बताने कौन सा आएगा। इन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल में काफी दिनों से है मगर डॉक्टर्स को अभी भी उम्मीद है कि वो क्या करेगा, अपनी बीमारी को ओवरकम कर लेगा। तो इसका सही ऑप्शन आता है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है पुल थ्रू इलनेस, मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी बीमारी से ओवरकम कर रहा है, मतलब अपनी बीमारी से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट इज Maya always felt that people dash her because of her unconventional career choice। अब यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, लुक डाउन अपॉन, फॉल थ्रू, फॉल बैक ऑन, लुक डाउन। अब इसमें बोला कि माया क्या है, माया पे क्या करते हैं लोग, हमेशा उसको मतलब इतना वर्थ नहीं समझते हैं कि उसके जो उसके करियर को लेके उसके लिए चॉइस है उसको इतना वर्दी नहीं मानते हैं, उसकी मतलब जो ओपिनियन है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो इसका अगर हम फ्रेजल वर्ब देखें तो वो आता है हमारा लुक डाउन अपॉन, कि मतलब किसी ने कुछ सोचा और हम उसको बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता है, तो हम उस बंदे के ऊपर लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इज प्रिपोजिशन बतानी है इसमें। एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट दे स्टम्बल्ड डैश एन एंशिएंट रुइन दैट वाज हिडन बीनीथ द ओवरग्रोन वेजिटेशन। अब इसमें बोले जैसे वो डेंस फॉरेस्ट में जा रहे थे तो एंशिएंट रुइन क्या होता है, एंशिएंट रुइन होता है एक पुरानी कोई मतलब रिमेन्स बचे हैं किसी बिल्डिंग के, किसी स्ट्रक्चर के या किसी सिटी के। तो इसमें बोला कि वो जैसे घने जंगल में जा रहे थे तो क्या हुआ कि उनको क्या मिला, एक पुरानी सी कोई बिल्डिंग मिली या पुरानी सी कोई सिटी मिली जो क्या था, क्या ओवरग्रोन वेजिटेशन के अंदर थी, मतलब नीचे छुपी हुई थी। तो यहाँ स्टम्बल्ड क्या आएगा, स्टम्बल्ड अपॉन आएगा, क्योंकि स्टम्बल्ड अपॉन का खुद का ही मतलब क्या होता है कि कोई मतलब कोई चीज ऐसी फाइंड करना जो अनएक्सपेक्टेड है। टू फाइंड एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, इसका मतलब होता है स्टम्बल्ड अपॉन, तो यहाँ पे आएगा अपॉन। नेक्स्ट इज शी वॉक डैश द बस्लिंग मार्केट taking in the vibrant colors and emphasizing sense of fresh produce and spices। अब बस्लिंग मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट होती है जो लाइवली ओपननेस होती है जिस मार्केट में। तो यहाँ पे आएगा शी वॉक थ्रू, कि मतलब वो एक क्या कर रही है, मूव कर रही है एक मार्केट के बीच में से जहाँ पे बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं और सेंट्स की खुशबू और ये सब है। ठीक है, तो टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमने तो कोशिश की है इस पेपर को पूरा डिसाइफर करने की। हमारी फैकल्टी ने पूरा पेपर जो है अपने हिसाब से जितना हमें अभी सही लग रहा है उस हिसाब से हमने ये आंसर की आप लोगों को बता दिए। फिर भी एक बार हम ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करेंगे और अगर उनमें कुछ भी चेंजेस किसी भी क्वेश्चंस में लगते हैं तो हम वो आपको बताएंगे। बट अभी तक के लिए जो भी आंसर्स हमारे टीचर्स ने मार्क किए हैं वो हमें ठीक लग रहे हैं। तो आप इस आंसर की के साथ, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है, आप हमारी आंसर की के साथ रिलाई कर सकते हो। थोड़ा सा अगर हम इस पेपर के बारे में देखें और इसको थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें तो जहां तक मुझे लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो ये पेपर है इट इज मोर ऑन द इजी साइड। ठीक है, अब किसी भी पेपर को बिल्कुल इजी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अगर ये 100 क्वेश्चन का पेपर है तो इसमें जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं वो लगभग इजी वाली कैटेगरी में पढ़ रहे थे, लगभग इजी वाली कैटेगरी में पढ़ रहे थे। 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं इस पेपर में, जैसे जीके में 5 क्वेश्चन थे, जे&के में 2-3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंग्लिश में जो ये एंटोनियम सिनोनियम है थोड़े से मुश्किल हैं। उसके बाद कंप्यूटर में 3-4 क्वेश्चन हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। बट मोस्टली जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपको आ जाने चाहिए अगर आपने अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी की है तो। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट फिर भी एक आइडिया अगर मैं आपको बताऊं
कि कौन सा बच्चा अपने आप को सेफ समझ सकता है इस एग्जाम के बाद। तो जो भी बच्चे 80 प्लस माइनस 5 की रेंज में होंगे वो अभी के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि पेपर पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है, इसमें अभी फिजिकल टेस्ट होना बाकी है, इसीलिए कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। आपकी अगर 4000 पोस्ट इस पेपर में हैं तो रनिंग के लिए 24,000 के लगभग लोगों को बुलाया जाएगा। तो 24,000 तक, जब तक लास्ट बचा जो 24,000 रैंक जिसका होगा वहां तक बच्चे जो हैं रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो रनिंग के लिए जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली इससे नीचे जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो जो 65 प्लस माइनस 5 वाले बच्चे हैं उनको रनिंग के लिए कॉल आएगी। ये कट ऑफ मैं रनिंग का बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब रनिंग के बाद अगर आपको आपके मार्क्स 80 के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतना 80 के आसपास कट ऑफ में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे ही सिर्फ 1000 पोस्ट होती, 500 पोस्ट होती तो फिर हम इतना नीचे कट ऑफ नहीं लेके आते। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इतना सा कट ऑफ बन सकता है रनिंग के लिए 65 प्लस माइनस 5 एंड रनिंग के बाद 80 प्लस जो है वो सेफ माना जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हमारी पेपर डिस्कशन थी। आई होप आप सबका पेपर जो है वो अच्छा हुआ हो। जिनका पेपर ये अच्छा नहीं भी हुआ है उनके लिए ऐसा नहीं है कि बस अब सब खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी पेपर आपको लाइफ में हमेशा कुछ चीज़ें सिखा के जाता है, तो ये आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। जितना मुश्किल मैंने सोचा था कि जेकेएसएसबी पेपर डालेगी उतना मुश्किल पेपर इन्होंने नहीं डाला। जैसे पिछले कुछ टाइम से जो पेपर जेकेएसएसबी डाल रही थी उस लेवल का पेपर उतना मुश्किल इन्होंने नहीं डाला। कांस्टेबल का पेपर था इसे इन्होंने कांस्टेबल लेवल का ही पेपर डाला है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ये 80 के आसपास ही मुझे लगता है कि रहने वाला है, ठीक है। अब जो बच्चे इसमें नहीं, उनको लग रहा है कि 80 से काफी कम, जिनके नंबर 50 से भी कम है, जिनके 60 से नीचे नंबर है, बिलो 60, उन लोगों को अभी अपना छोटा दिल नहीं करना चाहिए। और जो एग्जाम्स है आपके, जैसे एसएससी जीडी आपका एग्जाम अभी आने वाला है 2 महीने में, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि टीए का उनका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो वो बच्चे उस एग्जाम की तैयारी करें। जो बच्चे जेके पीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो जेके पीएसआई की तैयारी करें, ठीक है। हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। जेके पीएसआई का ऑलरेडी हमारे पास 2 बैच चल रहे हैं और जो एसएससी जीडी है उसका हम 3 तारीख से 3 दिसंबर से एसएससी जीडी और टीए का एक कंबाइंड बैच आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।